क्वेश्चन है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपको बताना है। सोचें कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो देखिए, जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये रेखाएं बनी हुई है। एक तरफ से ये देखेंगे तो वृत्त होगा, उस साइड से भी ऐसा ही आएगा। ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त है। इस तरह करते हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह करते करते एक पॉइंट की शेप में आएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार से दक्षिणी अक्षांश आएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने अक्षांश ये वृत्त है, कितने अक्षांश ये वृत्त है, तो आप देखिए एक बिंदु भी एक वृत्त होता है। तो कुल कितने वृत्त होंगे? 181, क्योंकि 90 इधर उत्तर में, 90 नीचे और एक 0 डिग्री अक्षांश, तो 180। अगर पूछा जाए आपसे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो रेखाएं देखिए, वृत्त कभी भी, ये बिंदु जो है कभी भी एक रेखा नहीं हो सकती। तो 181 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, -2 कितनी हो गई? तो अक्षांश रेखाएं होगी 179। तो इसका आंसर है 179। अगर एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने अक्षांश हैं, सिर्फ अक्षांश लिखा जाए, तो यहाँ पर केवल 180 अक्षांश है। 0 डिग्री को हम एक अक्षांश नहीं बोल सकते विषुवत वृत्त को, क्योंकि ये कोई कोण नहीं है। अगर हम केंद्र से देखें तो 90 डिग्री यहाँ तक बनता है और 90 डिग्री यहाँ तक बनता है। ये एक रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है। तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए कितने अक्षांश हैं, तो 180 अक्षांश ये वृत्त, तो 181। और अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाएं, तो 179 यानी कि 179। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चकियार कूथू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए, चकियार कूथू जो लोक नृत्य है वो केरल राज्य का है और ये एक लोक नृत्य है। लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जिसमें किसी भी ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक आम व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर इस डांस को कर सकता है। वहीं अगर हम देखें, अगर क्लासिकल डांस की बात की जाए, शास्त्रीय नृत्य की, तो उसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत लगती है, सालों की प्रैक्टिस लगती है, तब जाके होता है। जैसे कथकली, कथकली भी केरल में होता है, लेकिन ये क्या है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है, न कि एक लोक नृत्य। और हम केरल के अगर लोक नृत्य की बात करें तो ओट्टनथुल्लाल, ये भी एक फेमस वहाँ का लोक नृत्य है। ओट्टनथुल्लाल केरल में किया जाता है। पडाइनी नृत्य भी केरल में होता है। इसके अलावा एक और नृत्य भी होता है जिसको कहते हैं थिरुवथिराकल्ली। तो थिरुवथिराकल्ली भी, इनकी कल्ली वाले डांस जो लगभग केरल में ही होते हैं, तो ये भी केरल का एक लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सोचें। तो देखिए, अगर आप देखेंगे अफ्रीका का मैप है तो जाहिर सी बात है अफ्रीका में ही होगा। इसका आंसर है मोरेटानिया और माली, इनकी ऑप्शन डी। अब देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री अक्षांश है, अफ्रीका से गुजर रहा है, विषुवत वृत्त है। और यहाँ देखिए ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। और ऊपर देखिए इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया से होती हुई 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 25 डिग्री, यानी कि इससे इधर होगा, या उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। तो इससे अगर नीचे देखिए सूडान जो है, पूरा का पूरा जो देश है वो कर्क रेखा के नीचे है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। अब देखिए अंगोला और नामीबिया, यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे नामीबिया ज़रूर मकर रेखा के नीचे है, लेकिन अंगोला जो है वो मकर रेखा के बिल्कुल ऊपर ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही क्रॉस कर दोगे, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरिटानिया और माली के बीच 25 डिग्री समानांतर रेखा आपने देख ही ली। अगला है, कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का पता किसने लगाया था? 4 वैज्ञानिकों के नाम है, सोचिए। तो देखिए इसका सही आंसर है जे.ई. प्रोकंज ने लगाया था। जे.ई. प्रोकंज ने कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका पता लगाया था। जैसे कि ये एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है और यहाँ पर जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःद्रव्यीय जालिका है, या जैसे कि प्लास्टिड है, इस तरह के कोशिकांग है। यहाँ एक जीव द्रव्य पाया जाता है कोशिका के बीच।
और ये केंद्रक है, यहाँ भी एक जीव द्रव्य होता है। तो जो जीव द्रव्य होता है उसका पता किसने लगाया था? वो J.E. प्रोकंज ने लगाया था। हुक ने किस चीज़ का पता लगाया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का पता लगाया था। ये ध्यान रखिए, अगर सीधा कोशिका लिखा है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आगे दे दिया जाए लिख के कि जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, तो वो एंटोनी वॉन लेवनहोक थे जिन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया था। और ताराब से इन्होंने जो शैवाल की जीवित कोशिका थी उसको माइक्रोस्कोप से देखा था, तो एंटोनी वॉन लेवनहोक। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केंद्रक का पता लगाया था कि कोशिका में एक केंद्रक जैसी संरचना भी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्लीडन और सवान जो वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये तो काफ़ी पूछा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, कोशिका सिद्धांत। आगे देखिए, पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाई जाती है, तो इन्होंने किसका डिज़ाइन किया था ये आपको बताना है। क्या वो राष्ट्रीय मुद्रा थी, ध्वज था, प्रतीक या राष्ट्रीय मोटो? सोचें। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ध्वज। पिंगली वेंकैया जी ने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा झंडा है, इसको डिज़ाइन किया था। और जो पिंगली वेंकैया जी थे ये आंध्र प्रदेश से थे। एक स्थान है मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में ये एक बंदरगाह है मछलीपट्टनम, तो यहाँ से ये बिलोंग करते थे पिंगली वेंकैया जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन आपको दिए हुए हैं। पहला कहता है कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, यानी कि एक कोशिका वाले अलवणीय जलीय जीव प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। दूसरा है अधिकांश पादप कोशिका, जितनी भी पौधों की मतलब कोशिका है, वो प्रासरण के द्वारा जल ग्रहण करती है। तीसरा है कोशिका के जीवन में विसरण जल और गैसों के आदान प्रदान की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सोचें कि कौन सा कथन इनमें सत्य है। तो देखिए, इसमें चारों ही कथन सत्य हैं। अब आप प्रासरण और विसरण में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे ये कोशिका है और ये केंद्रक है, तो कोशिका के अंदर से अगर CO2 बाहर आ रही है और ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो इसका सिलेक्शन कौन करता है? हमने जिक्र किया था। तो इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो ये सेलेक्ट करती है कितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कितनी CO2 बाहर आएगी। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण, यानी कि गैसों का आदान प्रदान। वहीं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो जब पानी जो है, कोशिका के अंदर पानी भी जाता है, जब कोशिका के अंदर पानी की कमी होती है तो ये पानी जो इसके अंदर जा रहा है H2O, और जब पानी बाहर आता है तो इसको, इस विसरण में, जिस विसरण क्रिया से पानी अंदर या बाहर जाता है, तो उसको बोल देते हैं परासरण। बस यही फ़र्क है। तो चाहे आप विसरण भी लिख सकते हैं। तो अलवणीय जलीय जीव प्रासरण के द्वारा जल ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो अधिकांश पादप कोशिका, यानी कि पौधों की जो कोशिका है वो भी प्रासरण द्वारा जल लेती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और विसरण के द्वारा जल और गैसों का आदान प्रदान की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोशिका के जीवन में, तो ये भी सही है। तो चारों कथन सही है। यहाँ पर आपको प्रासरण और विसरण को अच्छे से समझने का मौका मिला है, तो इसे समझिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अगला देखिए, कौन सा ज्वालामुखी जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है? सोचिए, 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, माउंट एशो, ये जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और माउंट एशो जो दुनिया का सबसे बड़ा कोलेडेरा है ये। और माउंट एशो जो है ये क्यूशू आइलैंड पर है। जापान के 4 आइलैंड आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर देखिए ये है होकेडू, नीचे वाला है होन्शु द्वीप पर क्या है? राजधानी टोक्यो है। ये ध्यान रखिए कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। और यहाँ देखिए ये जो द्वीप है इसको कहते हैं क्यूशू। तो क्यूशू द्वीप पर क्या है? ये ज्वालामुखी है माउंट एशो। और ये छोटा सा ये शिकोकू आइलैंड है। तो चलिए बाकी के बारे में देखें तो ये कोटोपैक्सी जो है ये इक्वेडोर में है, दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ पर एक देश है इक्वेडोर, तो वहाँ पर है। और जो माउंट मेरापी है ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। और माउंट विसोवियस ये इटली में है। तो चलिए मैप में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए
ये है माउंट मेरापी। इंडोनेशिया में देखिए, ये इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है, यहाँ पर है माउंट मेरापी। और ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो टापू है। तो बोर्नियो पर 2 देश बसे हुए हैं वैसे, यहाँ पर मलेशिया है, यहाँ पर इंडोनेशिया है, और एक छोटा सा देश और है, ब्रुनेई है। तो इस जावा द्वीप पर है माउंट मेरापी। अगला देखिए माउंट विसुवियस इटली। यहाँ देखिए ये इटली है, तो यहाँ पर है माउंट विसुवियस। वहीं देखिए ये चिली है, दक्षिणी अमेरिका में। चिली के ऊपर है पेरू, एक छोटा सा देश, उसके ऊपर है इक्वेडोर। तो इक्वेडोर पर क्या है, माउंट कोटोपैक्सी, और ये लगभग विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर है। आगे देखिए, निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है, ये आपको बताना है। तो सोचिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, आसियान। आसियान का सदस्य भारत नहीं है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें कुल 10 सदस्य हैं, लेकिन भारत नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, जो कि जकार्ता में है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल में। काठमांडू में इसके सदस्य भारत है। और एससीओ कंट्री जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है, चीन में है, बीजिंग। और इसमें एक्चुअली 8 सदस्य देश थे, अभी ईरान और शामिल हो गया, तो कुल 9 देश हो गए। और सार्क में 8 सदस्य थे। और वहीं देखें हम तो बिम्स्टेक ये जो है 7 देशों का एक समूह है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है, बांग्लादेश में, ढाका। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये ढाका में है इसका हेडक्वार्टर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? सोचिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम लिखा मिले, मुस्लिम आक्रमण किसने किया? बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगर आपको पूछा जाए कि पहला तुर्की आक्रमण पूछ लिया जाए, तो ये था सुबक्तगीन ने किया था। सुबक्तगीन जो कि महमूद गजनवी का पिता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला विदेशी आक्रमण कौन सा था, तो इसका आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये था डेरियस फर्स्ट, एक राजा था पारसी, डेरियस फर्स्ट, इसने किया था यह आक्रमण, जिसको दाराव्यूह कहते हैं। लगभग इसने आक्रमण किया था 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास, इनकी 516 ईसा पूर्व। ये डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है सुबक्तगीन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? सोचें। तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को, जो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया था। और अभी अभी हमने जिक्र किया था कि पिंगली वेंकैया जी ने इस राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। देखिए यहाँ पर जो 3 डेट मैंने लिखी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए जो 24 जनवरी 1950 का दिन था, इस दिन जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे, राष्ट्रीय गीत को हमने अपनाया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया था, और देश के पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको भी चुनाव हमने किया था। और इसके अलावा जो संविधान सभा है, इसकी अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक, इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया था। ये 4 बातें आपको 24 जनवरी से रिलेटेड याद रखनी है। वहीं अब 26 जनवरी का देखें तो गणतंत्र दिवस होता है, और इस दिन हमने संविधान को लागू किया था, और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको हमने अपनाया था। वहीं 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान जो है बन के तैयार हो गया था, और इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।